उसने जियांग को कमीना कहा और उससे कहा कि उसे पता है कि उसने उससे झूठ बोला है। उसने अपने अधीनस्थों को लड़की को पकड़ने का आदेश दिया। गंभीर नजर से जियांग ने बस उसे देखना शुरू कर दिया और चुप रहा। नीले बालों वाले आदमी को देखकर लड़की के हाव भाव एकदम बदल गए। वह उसे देखने लगी और साथ ही घबरा गई और भयभीत हो गई। उसने जियांग को समझाया कि उसने लुओ परिवार की सारी चीजें पहले ही ले ली हैं। यह कहने के बाद उसने उस आदमी से पूछा कि वह उसे इतनी बुरी तरह से क्यों मारना चाहता है। वह लड़की को देखने लगा और शांति से पूछा कि क्या उसे वाकई कोई कारण चाहिए। यह सुनकर कि वह लुओ परिवार से संबंधित है, जियांग ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और गंभीर नजर से उसे गौर से देखने लगा। जियांग और लड़की परित्यक्त गोदाम की दूसरी मंजिल पर थे, जबकि नीले बालों वाला आदमी और उसके अधीनस्थ पहली मंजिल पर थे। उसने एक हाथ से अपनी मुट्ठी बंद की, दूसरे को बगल में फैलाया, उस आदमी को घूरना शुरू कर दिया और उससे कहा कि अगर उसने उसे मार दिया तो लुओ परिवार उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने यह भी कहा कि वे उसे कभी शांति से जीने नहीं देंगे। जियांग, जो उसके पीछे खड़ा था, ने बस अपनी बाहें नीचे कर लीं और उस आदमी को देखता रहा। यह सुनकर नीले बालों वाला आदमी खुद को हंसने से रोक नहीं सका। उसने उससे पूछा कि क्या वह सच में मानती है कि लुओ परिवार जैसा परिवार ऐसा करने में सक्षम है। उस पल उसके अधीनस्थों ने लड़की को देखना शुरू कर दिया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। जबकि उसका एक हाथ उसकी कमर पर था, उसने अपना सिर नीचे किया, दूसरे हाथ को अपने चेहरे पर रखा और यह सोचकर हंसे बिना नहीं रह सका कि थोड़े पैसे वाला एक दूसरे दर्जे का परिवार वास्तव में खुद को गंभीरता से लेता है। उसने लड़की को बताया कि 100 साल पहले जाओ परिवार के पूर्वजों की सुरक्षा के बिना लो परिवार बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। यह सुनकर उसके अधीनस्थों में से एक ने अपनी तलवार निकाली और बाकी सभी हंसने लगे। जियांग ताई ने अपनी बाहें क्रॉस की, जियांग को गौर से देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह कहने के बाद उसने अपना हाथ अपने चेहरे से हटाया, अपना सिर उठाया और गंभीर नजर से उसने उसे बताया कि जाओ परिवार की नजर में वे साधारण किसानों से अलग नहीं थे। उसने यह भी कहा कि उसके लिए वे सिर्फ मवेशी थे जिन्हें जाओ परिवार काट सकता था। यह सुनकर जियांग ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और घृणा से भरी नजर से उसे गौर से देखने लगा। वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतना घमंडी हो सकता है। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली से एक शक्तिशाली लाल ऊर्जा निकलने लगी जो आसमान की ओर उठने लगी। फिर उसने लड़की की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि अगर कुछ नहीं मिला तो जाओ परिवार क्या जांच कर सकता है। कई सेकंड बाद उसने जो ऊर्जा छोड़ी थी, उसने परित्यक्त गोदाम के चारों ओर एक शक्तिशाली अवरोध बनाना शुरू कर दिया। इस क्षमता को जाओ परिवार का ड्रैगन जेल गठन कहा जाता था। लड़की ने आसमान की ओर देखा, अपनी छाती पर हाथ रखा, अपनी मुट्ठी बंद की और आश्चर्यचकित और घबराई हुई थी क्योंकि अब उसे नहीं पता था कि वह यहाँ से कैसे बच पाएगी। जियांग ने अपना सिर उठाया और अवरोध को देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसके लिए नीले बालों वाला आदमी बहुत दिलचस्प था। जब जियांग और लड़की परित्यक्त गोदाम की दूसरी मंजिल पर खड़े थे, जियांग ताई ने अपनी तलवार निकाली, लड़की को घूरना शुरू किया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसने दूसरों से युवा गुरु की बात ध्यान से सुनने और किसी को भी जीवित न छोड़ने के लिए कहा। दूसरों ने समझदारी से जवाब दिया। नीले बालों वाला आदमी, जो जियांग ताई के बगल में खड़ा था, बस चुप रहा। कई सेकंड बाद जियांग ताई ने हमला करने की तैयारी की, लेकिन उस समय नीले बालों वाला आदमी उसके सामने खड़ा था
और उसे रुकने का इशारा करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। फिर उसने जियांग को घूरना शुरू कर दिया और एक मुस्कान के साथ उसे बताया कि लियू परिवार की लड़की को आज मरना होगा। वह जियांग में दिलचस्पी रखता था क्योंकि वह पूरी तरह से जानता था कि उसके पास दिव्य रैंक क्रिएशन क्लास है। यह कहने के बाद जब वह अभी भी जियांग को देख रहा था, उसने जियांग ताई को समझाया कि आध्यात्मिक गुरु नामक क्रिएशन क्लास एक बहुत ही दुर्लभ पेशा है। वह अन्य लोगों की तरह नहीं था जो नहीं जानते थे कि यह क्या है। फिर उसने अपना हाथ बगल में बढ़ाया और एक मुस्कान के साथ जियांग को आज आसमान के नीचे सब कुछ प्राप्त करने का अवसर देने का फैसला किया। उसने अपना हाथ जियांग की ओर बढ़ाया और उसे लड़की को पकड़ने का आदेश दिया, बदले में उसकी जान बख्शने के लिए, ताकि वह जाओ परिवार की सेवा कर सके। यह कहने के बाद उसने जियांग से पूछा कि वह क्या सोचता है। यह सुनकर जिस लड़की ने अपने हाथ कमर पर रखे थे वह चौंक गई। दूसरी ओर जियांग ने अपनी बाहें बगल में रख लीं और कई सेकंड तक चुप रहा। जियांग नीचे जमीन की ओर देखने लगा और मुस्कुराने और उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि जाओ परिवार के कमीने वास्तव में उसे बनाने में माहिर थे। लड़की ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और ऊपर की ओर देखा। यह देखकर वह घबरा गई। सोचने लगी कि क्या जियांग वास्तव में उसका प्रस्ताव स्वीकार करने जा रहा है। जानलेवा नजर से जियांग ने नीले बालों वाले आदमी को घूरा और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उसे यह कहकर मजाक उड़ाया कि जाओ परिवार नरक में जा सकता है। यह कहने के बाद उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और जब उसका शरीर लिटिल नाइन की जहरीली धुंध छोड़ रहा था तो उसने गंभीर नजर से उससे कहा कि उसने मना कर दिया है। उसने उससे यह भी पूछा कि अगर वह लड़ाई की तलाश में है तो क्या वह उसके लिए आ सकता है। लड़की ने अपना शरीर जियांग की ओर घुमाया, अपने हाथों को अपनी छाती के पास लाया और यह देखकर कि उसका शरीर जहरीली धुंध से घिरा हुआ था, वह कुछ कदम पीछे हटने और भयभीत होने से खुद को रोक नहीं पाई। वह सोचने लगी कि क्या हो रहा है। यह सुनकर कि जियांग ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, नीले बालों वाला आदमी खुश होने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि यह उसके लिए अपमान था। उसने अपने अधीनस्थों को उसे खत्म करने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही उन्होंने अपनी तलवारें निकाली, गति पकड़ी, एक बड़ी छलांग लगाई और जियांग की ओर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हवा में रहते हुए झेंग ताई ने उसे देखना शुरू कर दिया और दूसरों से सावधान रहने को कहा, क्योंकि जियांग को पकड़ना आसान नहीं था। धीरे धीरे वे करीब आ रहे थे। जियांग बिना कोई हरकत किए चुपचाप उन्हें देखता रहा। कई सेकंड बाद वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे और झेंग ताई ने देखा कि जियांग का शरीर जहरीले धुंध से घिरा हुआ था। उसने दूसरों को बताया कि वह जहर का इस्तेमाल कर सकता है और उन्हें सीधे हमला न करने की सलाह दी। यह देखकर कि वे हमला करने के लिए तैयार थे, लड़की जियांग के पीछे छिप गई। उस पल जियांग ने जहरीले धुंध को निष्क्रिय कर दिया, अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और जब उसका शरीर हरे रंग की ऊर्जा से घिरा हुआ था तो उसने झेंग ताई को एक गंभीर नजर से देखना शुरू कर दिया और उसे बताया कि न केवल वह जहर का इस्तेमाल कर सकता है बल्कि उसकी प्रतिभा भी। यह देखकर लड़की कई कदम पीछे हटी, अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, अपना सिर जियांग की ओर घुमाया और कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह शक्ति क्या है। पलक झपकते ही जमीन से कई हरी आध्यात्मिक जड़ें उभरने लगीं। झेंग ताई जियांग के पास गया, दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस पल उसने नीचे जमीन पर देखा और आध्यात्मिक जड़ों को देखकर वह चौंक गया और आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्षमता क्या है। आध्यात्मिक जड़ें बहुत बड़ी हो गईं और एक पल में
वे जियांग ताई और अन्य लोगों के शरीर के चारों ओर उलझ गईं, जिससे वे स्थिर हो गए। वे घबरा गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जियांग, जिसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया था, ने खुलासा किया कि उसकी क्षमता सभी चीजों का विकास है। धीरे धीरे आध्यात्मिक जड़ें जियांग ताई के शरीर को कसने लगीं। उसने जल्दी से जड़ों को अपने हाथों से पकड़ लिया और जियांग को देखने लगा। मदद करने में असमर्थ था, लेकिन आश्चर्यचकित था कि क्या हो रहा है। जड़ें कितनी मजबूत थीं, यह देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका वर्ग दिव्य श्रेणी का था। वह इसलिए भी उलझन में था क्योंकि उसे याद था कि जियांग जहर का भी इस्तेमाल कर सकता है। उसने चुपचाप खड़े रहने का फैसला नहीं किया। अपनी तलवार निकाली, उसे दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर के चारों ओर की जड़ों को टुकड़ों में काट दिया। यह देखकर बाकी लोगों ने भी उसके जैसा ही करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें जड़ों पर हमला करने की सलाह दी क्योंकि वे बहुत नाजुक थीं। आध्यात्मिक जड़ें नीले बालों वाले आदमी के पास जमीन पर गिरने लगीं, जिसने उन्हें अपने हाथों से दूर धकेलना शुरू कर दिया। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है। हैरान नजरों से उसने चिल्लाकर जियांग ताई को बेवकूफ कहा और समझाया कि यह सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश थी। उसने यह भी कहा कि जियांग हमला करने के लिए तैयार था। जियांग ने जियांग ताई और बाकी लोगों के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए कीड़ों को छोड़ दिया, जो उन्हें गहरी नजर से देखने लगे। जब उसका शरीर जहरीली धुंध से घिरा हुआ था, तो उसने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया, उसे गौर से देखा और समझाया कि बहुत देर हो चुकी है। लड़की फर्श पर बैठ गई, उस पर अपना हाथ टिकाया, अपना सिर उठाया और कीड़ों को देखकर हैरान रह गई। जब जियांग ताई के अधीनस्थ जड़ें काटने में व्यस्त थे, तो कीड़े उनके पास आने लगे। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और कीड़ों को देखकर उसके चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। वह पसीने से तरबतर हो गया और हैरान रह गया, सोचने लगा कि ये क्या चीजें हैं। कीड़े तेज गति से चलने लगे और उन पर हमला करने लगे। जियांग ताई ने अपनी तलवार से हमले को रोका, लेकिन दुर्भाग्य से कीड़े इतने शक्तिशाली थे कि कुछ ही सेकंड में उन्होंने उसकी तलवार को नष्ट कर दिया। यह देखकर वह सदमे में आ गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जियांग ने वास्तव में उसके हथियार को नष्ट कर दिया है। करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह जहरीली धुंध नहीं थी, बल्कि राक्षसों को बुलाया गया था। उस समय एक कीड़ा पीछे से उसके पास आने लगा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना सिर उठाया और यह देखकर वह हैरान रह गया। वह चिल्लाने लगा और दूसरों को बताया कि यह जहरीला धुंध वास्तव में है। राक्षसों से बचकर भागना। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह हमले से बच नहीं सकता। जियांग, जिसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया हुआ था और कीट को नियंत्रित कर रहा था, उसे जानलेवा निगाहों से देखने लगा और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया था। कीट जियांग ताई पर हमला कर पाता, उससे ठीक पहले कोई उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना पैर रखकर उसे कचरा कहा और उसे चले जाने को कहा। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और यह देखकर वह कुछ भ्रमित हो गया। यह देखकर जियांग भी कुछ भ्रमित और आश्चर्यचकित हो गया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नीले बालों वाला आदमी था। उसने अपनी तलवार निकाली, उसे एक हाथ से पकड़ा, गति प्राप्त की, एक बड़ी छलांग लगाई और जैसे ही वह धीरे धीरे जियांग की ओर बढ़ा, उसने कांग निंग के 9 रूपों में से पहला रूप इस्तेमाल किया। ऐसा करने से उसके शरीर से नारंगी आभा निकलने लगी, जबकि जियांग का शरीर छोटे नियान की जहरीली धुंध से घिरा हुआ था। वह बस चुप रहा। उसके बगल में जमीन पर बैठी लड़की ने अपना हाथ अपने मुंह के सामने रखा और घबरा गई। जियांग ने अपना सिर उसकी ओर उठाया और यह देखकर कि वह जहरीली धुंध से भी तेज था,
वह पसीने में अपने दांत भींचने से खुद को रोक नहीं सका। उसने जाओ परिवार की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे ड्रैगन का पीछा करना कहते हैं। उस पल आध्यात्मिक ऊर्जा से बना एक ड्रैगन प्रकट हुआ और जियांग को घूरने लगा। उसने अपने दांत भींचे और उस पर हमला कर दिया। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने जियांग के उस हिस्से को टुकड़ों में तोड़ दिया और इस प्रक्रिया में एक धुएं का पर्दा बना दिया। जबकि एक हाथ से उसने तलवार पकड़ी हुई थी और उसे जियांग की ओर बढ़ाया हुआ था। वह उसे घूरने लगा और मुस्कुराते हुए उसे कमीना कहने लगा। वह जानता था कि उससे निपटना मुश्किल होने वाला है, लेकिन सौभाग्य से उसका स्तर बहुत अधिक नहीं था और उसकी गति भी उतनी तेज नहीं थी। उसने सोचा कि इस ब्लेड का अकेले इस्तेमाल करके वह उसे हरा पाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। कुछ सेकंड बाद जब धुआं साफ हुआ तो उसके चेहरे पर अचानक से बदलाव आया। वह सदमे में था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। सौभाग्य से जियांग अभी भी जीवित था क्योंकि लड़की ने अपनी छिपी हुई प्रोफेशन क्षमता अर्थ इटर्नल शील्ड का इस्तेमाल किया और उनके चारों ओर एक ढाल बनाई। जब उसने अपने हाथ ढाल की ओर बढ़ाए तो वह टूटने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसने जियांग को समझाया कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। जियांग, जो उसके पीछे खड़ा था, उसे हैरान और अवाक भाव से देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में रक्षात्मक किस्म की थी। नीले बालों वाला आदमी उसे भूल गया था, लेकिन अब यह देखकर कि उसने ढाल का इस्तेमाल करके उसके हमले को रोक दिया था, वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने उसे आक्रामक रूप से देखना शुरू कर दिया, अपने दांतों को कस कर भींच लिया और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। जियांग ने उसे देखना शुरू किया और सोचा कि यह हमला करने का एक अच्छा मौका है। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया, जिससे जहरीली धुंध निकल गई। कुछ सेकंड बाद वह जमीन पर गिर गया। उस समय पीछे से कई कीड़े तेजी से उसके पास आने लगे। उसके अधीनस्थों में से एक, जो जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी ओर बढ़ा और उसे सावधान रहने के लिए कहने लगा। एक हाथ से तलवार पकड़े हुए उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और कीड़ों को तेजी से आते देख वह सतर्क हो गया। उस समय उसने अपने अधीनस्थों में से एक को हुड़ से पकड़ लिया। यह देखकर अधीनस्थ कुछ हद तक भ्रमित हो गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जबकि एक हाथ से वह तलवार पकड़े हुए था, दूसरे हाथ से उसने अपने अधीनस्थ को हुड़ से पकड़ लिया और उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अपने सामने रख दिया। चूंकि कीड़े बहुत होशियार नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसके बजाय उसके अधीनस्थ पर हमला किया। कीटों का हमला इतना शक्तिशाली था कि उनके शरीर पीछे की ओर गिर गए। उसका अधीनस्थ गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि उसका शरीर उसके बगल में पड़ा था, उसने एक घुटना जमीन पर रखा, तलवार को जमीन पर टिकाया, अपने हाथ को दूसरे घुटने पर टिकाया और जमीन की ओर देखते हुए खांसने लगा। जियांग दूसरी मंजिल से नीचे आया, उसके पास जाने लगा और यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह एक बुरा कमीना था जो अपने ही आदमी का इस्तेमाल करके हमले को रोक रहा था। कीड़े के हमले ने उस आदमी की छाती को छेद दिया जो जमीन पर पड़ा था। भले ही वह बुरी तरह घायल था और उसके मुंह से खून बह रहा था, फिर भी वह जिंदा था। उसने खांसना शुरू कर दिया और अपने मालिक का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह खड़ा हुआ, जियांग के पास जाने लगा, अपने अधीनस्थ की ओर अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसके लिए हमले को सहने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने सोचा कि उसने उसे व्यर्थ में नहीं पढ़ाया और यह देखकर कि वह अभी भी जीवित है, वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया और सोचा कि वह वास्तव में मजबूत था। जियांग, जो उसके सामने खड़ा था, बस चुप रहा।
उसने अपने हाथ से अपनी जेब से ड्रैगन यूएन की गोली निकाली, अपना मुंह खोला और उसे खा लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे ड्रैगन यूएन की गोली का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कुछ ही सेकंड में उसके अधीनस्थ ने अपनी सारी ताकत खो दी। उसने तलवार को जमीन पर घसीटते हुए जियांग के पास जाना शुरू किया, जिससे छोटे छोटे पत्थर धीरे धीरे तैरने लगे। यह देखकर जियांग ने आक्रामक रुख अपनाया, जबकि दूसरी तरफ उसके बगल में बैठी लड़की अपने हाथ से अपने हाथ पर लगे घाव को ढक रही थी। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया, उसे जियांग की ओर इशारा करते हुए, और एक जानलेवा नजर से उसने चेतावनी दी कि उसका अगला हमला उसके सिर को टुकड़ों में काट देगा। जियांग बस शांत रहा, चुपचाप उस आदमी को देखता रहा, किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।